जी। आज जो हम करेंगे, लेटर मुगल से हमने स्टार्ट करना है। लेटर मुगल ये 1707 से लेकर 1857 तक। पहले, इससे पहले औरंगजेब था। ठीक है। 1658 से लेकर 1707 तक। उसके बाद जी, अब कौन है? लेटर मुगल शुरू हो रहे हैं। लेटर मुगल कौन है? बेसिकली ये डाउनफॉल शुरू होता है मुगल अंपायर का। ऐसा ऐसा इनका जो है ना असर शो खत्म होता है, रियासतें बनना शुरू होती हैं, इंटरवेंशन होना शुरू हो जाती हैं, इलाके ऐसा ऐसा इनकी पहुंच से दूर होना शुरू हो जाते हैं, कब्जे होना शुरू हो जाते हैं। अब पूछा जाता है जी, लेटर मुगल जो है उसका सबसे पहला बादशाह कौन था? जी, लेटर मुगल का सबसे पहला। जी, म्यूट कीजिएगा। हाँ जी, लेटर मुगल का सबसे पहला बादशाह कौन सा था ये पूछा जाता है। वो है जी बहादुर शाह जफर वन था। कौन था? बहादुर शाह जफर वन था लेटर मुगल का सबसे पहला बादशाह। इसका टेन्योर जो है, देख लीजिएगा, वो 1707 से, ये 1707 में बनता है और 1712 तक रहता है, ये 5 साल। यही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, फर्स्ट मुगल कौन था लेटर जो है अंपायर्स का, लेटर मुगल अंपायर का फर्स्ट मुगल अंपायर कौन सा था? बहादुर शाह जफर वन था। उसके बाद ये औरंगजेब की वफात के बाद बनता है जहांदार शाह। उसके बाद बनता है जहांदार शाह। बीच में और भी आते हैं। इसका टेन्योर जो है 1712 से 1713 होता है। 1 साल का सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर जो है ना वो इसी का था। पूछा जाता है जी, मुगल अंपायर के अंदर सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था? जहांदार शाह का था। उसके बाद शहरयार आता है 1713 में, 1719 तक रहता है। और इसके दौर के अंदर इसने ब्रिटिश को बड़ा फैसिलिटेट किया था, ट्रेड के अंदर भी। और एस्टा एस्टा से ब्रिटिश ने कदम जमाना शुरू किए थे। और इसने जो है कस्टम ड्यूटी को बिल्कुल खत्म कर दिया था, ट्रेड फ्री कर दिया था, कितने को टैक्स फ्री ट्रेड कर दी थी। अच्छा, उसके बाद आइएगा मोहम्मद शाह रंगीला। अब मोहम्मद शाह रंगीला कौन होता है? ये आता है जी इसके बाद हुक्मरान। ये 17, सॉरी, मोहम्मद शाह रंगीला जो है, 1 मिनट, हाँ, 1719 में बनता है, 1748 तक रहता है। मोहम्मद शाह रंगीला ये भी क्या था? मुगल अंपायर था। मोहम्मद शाह रंगीला, इसके दौर के अंदर बेड़ा गर्क हो गया था पूरे बड़े सगीर का, मुगल अंपायर का। ये इतना अयाश परस्त था कि ये दरबार के अंदर नेकड आ जाता था बिना कपड़ों के। ये ऐसे घूमता फिरता रहता था महल के अंदर। और सम टाइम जो ना ये अपने वुजरा की मीटिंग ही ऐसे कर लेता था। इस किस्म का था ये। तो इसके हालात की वजह से नादिर शाह जो है ना, ये क्योंकि नादिर शाह को किसी ने बुलाया नहीं था, बट नादिर शाह ने इसके ऊपर हमला किया था। वो इस वजह से कि ये कमजोर हो गए थे, ऊपर से उधर से मराठास जो है 18वीं सदी के अंदर में वो क्या हो रहे थे, वो उभर रहे थे, इधर से मराठा उभर रहे थे। और मुख्तलिफ रियासतें थी जो कि इसके खिलाफ बगावत कर रही थी। तो नादिर शाह ने भी क्या किया कि बहती गंगा में हाथ धोया, उसने इसके ऊपर अटैक किया, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर। और इस तरह जो है ना ये इसके ऊपर कब्जा नहीं किया, बल्कि इससे जो है क्या कहते हैं, तख्तो ताउस था, वो ले गया। और तकरीबन कोई 58 मन या पता नहीं इतना कोई हीरे जवाहरात थे, सोना था, वो यहाँ से जो है ना ले गया था ये। यहाँ से दौलत उठा के ये नादिर शाह ले गया था। अब नादिर शाह के बारे में देखते हैं। नादिर शाह जो है 1736 से 1747 तक ये बादशाह रहा था। ये कहाँ का था? ईरान का बादशाह था। उसने क्या किया? उसने 1739 के अंदर बर सगीर के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया, दिल्ली के ऊपर। 24 फरवरी 1739 को कौन सी जंग हुई थी? बैटल ऑफ कर्नल हुई थी, बैटल ऑफ कर्नल। इसको क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ कर्नल कहा जाता है। तो ये कर्नल के मकाम के ऊपर हुई थी। करनाल, बैटल ऑफ करनाल है, बेसिकली हम कर्नल पढ़ते हैं, बैटल ऑफ करनाल कहते हैं। करनाल के मकाम के ऊपर हुई थी,
दिल्ली के करीब है। तो 24 फरवरी 1739 को हुई थी। किसके दरमियान हुई थी पूछा जाता है? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के दरमियान हुई थी। ठीक है, मुगल अंपायर। इसमें क्या करता है जी मोहम्मद शाह रंगीला को, जब ये आ रहा होता है हमला करने के लिए दिल्ली के ऊपर, तो मोहम्मद शाह रंगीला साहब को बताया जाता है, कोर्ट में बैठा होता है कि जी खबर मिली है कि नादिर शाह हमला करने आ रहा है ईरान से दिल्ली के ऊपर। वो बैठा रहता सुकून से। वो कहता है ओ ईरान बहुत दूर है, हनूज दिल्ली दूरास्त। यहाँ पर जो है ना इसने ये कहा था हनूज दिल्ली दूरास्त, के दिल्ली बहुत दूर है। ये कोड जो है ना बड़ा मशहूर हुआ था इसका, हनूज दिल्ली दूरस्त, वो मोहम्मद शाह रंगीला का था। और इससे क्या होता है जब नादिर शाह साहब पहुंच जाते हैं दिल्ली में, मोहम्मद शाह रंगीला की जो आर्मी होती है उसको 3 दिन बड़ा कत्लेआम करते हैं। किले के अंदर पाए जाते हैं, मतलब कि घुस जाते हैं। और वहां पे जो है ना उसकी फौजों को मारते हैं, जेवरात लूटते हैं, दौलत लूट के जो है ना ये ले जाता है, वापस चला जाता है। और तख्तो तौस भी साथ ले जाता है, उसी तख्तो तौस में कोहिनूर भी था। जब पता चला जी नादिर शाह के अपना मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर हमला हो गया है, मुगल अंपायर तो बड़ा कमजोर हो चुके हैं कि कोई भी ईरान से उठ के आ गया, इतनी दूर से आके हमला कर गया और सारी दौलत उठा के ले गया है, तो मरहट्टों को जो है ना कानो कान खबर होती है। साफ जरा वो भी इसी खिते में रह रहे होते हैं। और ये क्या करते हैं अपने आप को मजबूत करना शुरू कर देते हैं मरहट्टे। तो अब मराठों का आएगा इसमें। अच्छा, उसके बाद देखिएगा इसी की कारस्ताई की वजह से, मोहम्मद शाह रंगीला के कारनामों की वजह से, अहमद शाह अब्दाली जो है ये अफगानिस्तान से आता है, जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है। ये किसके कहने पर आया था? शाह वलीउल्लाह के कहने पर। शाह वलीउल्लाह साहब थे देहलवी, उनके कहने पर यह आया था कि इस्लाम खतरे में है, इस्लामी रवायात को जो है ना पामाल किया जा रहा है। तो आप आए और यहाँ पर जो है ना क्या करें, क्योंकि मराठास भी सर उठा रहे हैं। और ये फिर जो है अहमद शाह अब्दाली आता है और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ता है। नादिर शाह अपना मोहम्मद शाह रंगीला को भी थोड़ा सा वो करता है, उसको भी नुकसान पहुंचाता है। और यानी कि सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर करके फिर वापस चला जाता है ये भी। अब इनके दरमियान जो जंग हुई थी मुगल्स और अहमद शाह के दरमियान, अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के दरमियान जो जंग हुई थी वो कब हुई थी? 1748 में। और उस टाइम जो है ना टेरर जो था वो 1719 1748 तक था। मोहम्मद शाह रंगीला को शिकस्त होती है, फिर नया मुगल अंपायर आता है। ये कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ मानोपुर। बैटल ऑफ मानोपुर जो है 1748 में हुई थी, किसके दरमियान हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के दरमियान हुई थी। शाह वलीउल्लाह साहब के बारे में देख लीजिएगा कुछ। शाह वलीउल्लाह देलवी, इनका असल नाम क्या था? कुतुबुद्दीन अहमद था। ये 1700 में पैदा हुए, 1762 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, 21 फरवरी 1903 में पैदा हुए थे मुजफ्फरनगर में इंडिया में। और 1762 में इनकी डेथ होती है। जब ये पैदा होते हैं 1703 में, उस टाइम हुक्मरान कौन होता है? औरंगजेब आलमगीर के टेन्योर में ये पैदा हुए थे। इनका असल नाम कुतुबुद्दीन था। और इनके बाप का नाम क्या था? अब्दुल रहीम। और आज भी इनके नाम से जो है ना मदरसा बनाया गया था। तो आज भी इनके नाम से मशहूर है कौन सा? मदरसा रहीमिया। मदरसा रहीमिया जो है इंडिया के अंदर इनके नाम से बना मंसूब है, इनके वाले साहब के नाम से। इनके वाले साहब की डेथ 1719 में हो गई थी, अब्दुल रहीम साहब की। और शाह वलीउल्लाह जो है कौन से सिलसिला से थे? कौन से लेख थे? सहरवर्दिया, सहरवर्दी जो सिलसिला था वहां से जो है ना शाह वलीउल्लाह साहब मुंसलिक थे, उस सिलसिले से, सहरवर्दी से। पूछा जाता है जी शाह वलीउल्लाह साहब ने हज कब किया था? 1732 के अंदर किया था हज। उसके बाद जी जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, किसके दौर में हुई थी? शाह वलीउल्लाह साहब भी उस टाइम मौजूद थे, उनके दौर में हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि अब्दाली और मराठों के दरमियान हुई थी। ये भी हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद जी इसकी एक बुक है बड़ी मशहूर, हुज्जतुल बलागा।
पूछा जाता है जी, हुज्जतुल बुलागा किसकी किताब है? हुज्जतुल बुलागा जो है वो शाह वलीउल्लाह साहब की किताब है। उसके बाद जी, सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पहले पर्शियन यानी कि फारसी में तर्जुमा किसने किया था कुरान पाक का? सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पहले फारसी में पर्शियन में जो कुरान पाक का तर्जुमा किया था वो शाह वलीउल्लाह साहब ने 1737 में किया था। उसके बाद कुरान पाक का तर्जुमा सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पहले उर्दू में किसने किया था? उर्दू में किया था शाह अब्दुल कादिर ने किया था शाह अब्दुल कादिर ने 1779 में किया था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए पेपर में, पास पेपर में। 1737 के अंदर किया गया था। और किसने किया था? शाह वलीउल्लाह साहब ने पर्शियन के अंदर। और 1779 में शाह अब्दुल कादिर ने कुरान पाक का तर्जुमा किया था उर्दू में। हाँ जी, यहाँ तक ओके, आपका मुझे बताइए। जैसा जी, ये दोनों बाप बेटा है, शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल कादिर। जी, ये दोनों बाप बेटा हैं, शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल कादिर। नहीं नहीं, टेन्योर है। शाह वलीउल्लाह साहब के तो वालिद अब्दुल रहीम थे ना, मस्जिद मदरसा ये रहमत मैंने के कहीं नाम से पढ़ा था, था। शायद शाह अब्दुल कादिर ना शाह वलीउल्लाह के बेटे हैं। अच्छा, शाह अब्दुल कादिर बेटे हैं? हाँ वो है, वो है। जी, मैंने कहा कि शायद उसकी बात करें शाह वलीउल्लाह साहब, उल्टा मैंने समझा इसलिए। जी। उसके बाद आइएगा जी, मरहट्टा अंपायर्स की बात करते हैं। मरहट्टे, क्योंकि देखिए उधर से मुगल अंपायर कमजोर हो रहे हैं, इधर से मरहट्टे क्या है, वो भी इसी खिते में रह रहे थे, तो मरहट्टे क्या है, ये ऐसा ऐसा क्या कर रहे होते हैं, अ, कब्जा करना शुरू करते हैं। मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, शारफियुद्दीन का चेक कीजिएगा, वो सब कॉन्टिनेंट का नहीं होगा। सबसे पहला जो है ना उर्दू में, सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो किया था वो शारफ अब्दुल कादिर ने किया था, रफीउद्दीन ने शायद बाद में किया हो। अच्छा, मराठा अंपायर जो है 1674 से 1818 तक रहे। इनका जोर जो है 18वीं सदी के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ा। अब मराठा अंपायर जो है डोमिनेंट पावर बनी थी 18वीं सदी में, ठीक है, 18वीं सदी में बनती है। और वो भी जो है उसमें देखिएगा, जो सबसे पहला मराठा अंपायर की जिसने बुनियाद रखी थी वो कौन था? शिवाजी भोसले वन था। शिवाजी भोसले वन ने जो है ना ये क्या रखी थी, बुनियाद रखी थी मराठा अंपायर की। अब 1761 के अंदर मराठा जो है, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है इनकी, जिसमें शिवाजी भोसले होता है और किसके दरमियान होती है? अहमद शाह अब्दाली के दरमियान। इनको जो है उसमें क्या हो जाती है, शिकस्त होती है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई थी, पानीपत के मकाम के ऊपर मराठों और अब्दाली के दरमियान हुई थी। मराठों की तरफ से कौन था? शिवाजी भोसले था। जी। उसके बाद देखिएगा जी, ये तकरीबन फिर 10 साल बाद जो है ये 1761 अपना 1761 के मजीद 10 साल बाद 1771 में, यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद। जी, म्यूट कीजिएगा। जी। उसके बाद जो है ना इनका यंग पेशवा था माधवराव वन। और मजीद जो है ना ये फिर नॉर्थ इंडिया के अंदर ये अपनी अथॉरिटी को बढ़ाते हैं, वक्त गुजरता है। इससे हट के आप नेक्स्ट आइए कि ये तकरीबन रहते हैं 1818 तक। थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो, सॉरी, थर्ड एंग्लो मरहट्टा वार, वहां तक जो नहीं 1818 तक रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। अ, ठीक है, 1674 से 1818 तक रहे थे। कुछ जंगें ये जीते, कुछ ही हारे। आखिरी जो इनकी जंगें हुई थी, 3 हुई थी, जो कि एंग्लो हुई थी यानी कि ब्रिटिश के साथ हुई थी, जिसमें थर्ड वार के अंदर जो है ये हार गए थे। ये हम आगे पढ़ेंगे, मराठा वार्स भी पढ़ेंगे हम सारी आगे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर इनके बाद, इनको शिकस्त देने के बाद जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी कंट्रोल जो है ना सब कॉन्टिनेंट का संभाल लिया था। अब पूछा जाता है कि आखिरी अंपायर जो है, मराठा अंपायर का आखिरी जो हुक्मरान था वो कौन था?
वो श्रीमंत पेशवा बाजीराव था, बाजीराव टू ये था। पहला था शिवाजी भोसलेवान, आखिरी था बाजीराव टू था। और पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 में हुई थी। अच्छा, उसके बाद जी प्लेसी वार होती है 1757 में। ये असल में बीच के टेन्योर हैं, आपस में मिक्स्ड है, तो इस वजह से जो है ना मैंने इनको थोड़ा सा तरतीब दिया हुआ है। प्लेसी वार जो ये जंग प्लेसी जिसको कहा जाता है, जंग प्लेसी बेसिकली ये हुई थी अंग्रेजों के दरमियान हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा जो नवाब थे बंगाल के, जिनको क्या कहते हैं सिराजुद्दौला जिसको कहा जाता है, नवाब सिराजुद्दौला, इनके दरमियान हुई थी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लेसी जो थी। अब ये पूछा जाता है वो कौन सी वार है जो जंग आजादी से 100 साल पहले लड़ी गई थी, उसको प्लेसी वार कहा जाता है। 1757 में, 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, और 1757 में क्या हुई थी, प्लेसी वार हुई थी। प्लेसी के मकाम पे हुई थी। ये कलकत्ता से जो है ना तकरीबन 17 किलोमीटर, एक सॉरी 70 किलोमीटर दूर एक जगह है, दरिया भागमती के किनारे के ऊपर। वहां पर ये जंग होती है, 23 जून 1757 को होती है। किसके दरमियान होती है, सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, इनके जाता है। जो प्लेसी वार थी किसके दरमियान हुई थी, नवाब ऑफ बंगाल और लॉर्ड क्लाइव के दरमियान हुई थी। तो लॉर्ड क्लाइव जो होता है वो क्या कर जीत जाता है। किस तरह जीतता है, वो इस तरह जीतता है जी, मीर जाफर जो है उसको अपने साथ मिला लेता है। मीर जाफर इसका गवर्नर होता है सिराजुद्दौला का, इसका रिश्तेदार भी होता है। तो ये उसको मिला लेता है, लॉर्ड क्लाइव उसको लालच देता है जी, जब ये आप हमें हमला करने दो तो हम क्या करेंगे, ये सारी जो है बंगाल का, ये उस टाइम गवर्नर नहीं होता बल्कि इसका रिश्तेदार होता है और इसके सिपाहियों में से होता है, कि हम क्या करेंगे जी, आपको बंगाल का सरबराह बना देंगे। ये लालच में आकर क्या करता है, सिराजुद्दौला को शिकस्त दे, वो उसके साथ धोखा करता है, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला साहब जो है ना ये जंग हार जाते हैं, और लॉर्ड क्लाइव जो है ना जंग जीत जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, इमरान खान अक्सर इसके बारे में कहता है जी, मीर जाफर, मीर जाफर बेसिकली मीर जाफर यही था जिसने नवाब सिराजुद्दौला को जंग प्लेसी में शिकस्त दी थी, और ये रिश्तेदार तो इनके जर्नलों में से था। जब अंग्रेज जीतते हैं, लॉर्ड क्लाइव जीतता है, तो ये फिर लॉर्ड क्लाइव इसे क्या करता है, बंगाल का गवर्नर बना देता है। ये इसका कठपुतली होता है, ऐसा ऐसा इसकी बातें मानता रहता है, लेकिन जब इसकी बातें मानना छोड़ते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। और किस तरह हटाते हैं, इसी के अपने जो है भतीजे से, और या फिर इसके पोते से, मीर सादिक से जो है ना इसको हटाया जाता है। मीर सादिक फिर इसको हटाता है। ये इनके खून में था गद्दारी करना। और मजे की बात है, ये जितने थे, ये जितने गद्दार हुए थे, ये इनके जो है आर्मी थी उनको संभालते थे, उनके लीडरान में से थे, आर्मी के अफसरान में से थे ये सारे। अच्छा, तो मीर जाफर साहब जो है ना क्या करते हैं, इनको सिराजुद्दौला को शिकस्त होती है मीर जाफर की वजह से, और इस तरह जो है ये जंग हार जाते हैं। अब पूछा जाता है बैटल ऑफ प्लेसी किसके दरमियान हुई, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के दरमियान हुई थी। कब हुई, 23 जून 1757 को हुई थी। उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये कब हुई, 1761 में। ये में हमने पढ़ा लेकिन मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के दरमियान हुई थी। पानीपत के मकाम के ऊपर, दिल्ली के करीब है। मैंने बताया मराठा की तरफ से शिवाजी भोसले था और अहमद शाह अब्दाली था, ठीक है। उसने इनको रख दिया था, और ये अफगानिस्तान से आया था और ये वापस चला गया था। और पूछा जाता है कि जब अहमद शाह अब्दाली या थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, तो अहमद शाह अब्दाली ने जब हमला किया था मराठों के ऊपर, तो उस टाइम मुगल अंपायर कौन था, उस टाइम मुगल अंपायर अहमद शाह था। कौन था, अहमद शाह, उसका नाम भी अहमद शाह था। अहमद शाह था, 1754 से 1775 तक रहा था मुगल अंपायर अहमद शाह। हाँ जी, उसके बाद आइए बक्सर पे आते हैं। बैटल ऑफ बक्सर जो है ये 1764 में हुई थी, बक्सर के मकाम पर हुई थी।
इसमें क्या हुआ था, ये देखिए, मीर जा उसके बाद मीर जाफर को खत्म किया गया, उसकी जगह मीर कासिम को लाया गया। तो मीर कासिम जो है, बैटल बक्सर 1764 में होती है। तो मीर कासिम जो होता है फिर क्या करता है जी, अ, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ चलता है। और अंग्रेजों के खिलाफ चलने की वजह से क्या होता है, इसको भी फिर हटाया जाता है, भगाया जाता है। ये फिर जाकर इन तीनों के साथ मिलता है, नवाब बंगाल के साथ मिलता है मीर जाफर। और शाह आलम टू जो होता है, शाह आलम सानी जिसको कहा जाता है, मुगल अंपायर शाह आलम सानी होता है, नवाब बंगाल होते हैं, मीर कासिम होता है। तो ये मिल के जो है ना अलायंस करते हैं, और किसके खिलाफ लड़ते हैं, ये ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हैं। उसमें क्या होती है, बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो कमांड कर रहा था वो कौन था, हेक्टर मनरो था। पूछता है जी किसके दरमियान हुई थी, हेक्टर मनरो और मीर कासिम, नवाब बंगाल और शाह आलम सानी के दरमियान ये जंग हुई थी, बैटल बक्सर 1764 में। बैटल बक्सर कौन जीत गया था, हेक्टर मुनरो जीत गए थे, इनके ब्रिटिश जीत गया था। यहां तक बताइएगा, ओके। जी जी यहां तक सर। बताइएगा। चले आगे बढ़ते हैं, अब आएंगी एंग्लो मैसूर वार्स। अब उस time मैं अब आपको बता दूं, इस टाइम जो है ना कुछ रियासतें बड़े सगीर के अंदर कुछ रियासतें बन गई थी, कुछ सूरत हाल थी, जिसमें बंगाल की रियासत भी बन गई थी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, बंगाल की। ठीक है, 1717 में किलासोर की थी रियासतें जो थी, 1761 में ये रियासत थी। ठीक है, इन्होंने अपनी खुद मुख्तियारी का ऐलान किया। सल्तनत ये इस दौर में बनी थी, इसी टेन्योर के अंदर। मराठों की 1674 में बनी थी। ठीक है, इसके अलावा सिंध 1701 में, पंजाब 1801 में। ठीक है, और ओध जो है ये 1722 में। तो ये रियासतें जो है ना जो बनी थी, ये उस टाइम बन चुकी थी, जो आजाद। फिर इन्हीं के खिलाफ आपस में जंगें हुई थी, लड़ते रहते, कभी अब्दाली ने किया, कभी नादिर शाह ने, कभी अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने किया, तो कभी मुगलों ने की, आपस में जो है ना ये फिर इनकी होती रही थी आपस में। हाल देखिए, अब होती है मैसूर का। मराठा भी आपने देख लिया, मैसूर की तरफ देखिएगा, मैसूर, मैसूर का ये होता है पूछना था, कि फोर्ट मनरो था जो इसके नाम के ऊपर बना हुआ है, हेक्टर मनरो। हेक्टर मुनरो के फोर्ट मनरो, नहीं मुझे एग्जैक्ट नहीं है इस बारे में, आप इसको देखिएगा कीजिएगा सर्च। ठीक है, हो सकता है ओके माइट भी ओके। आप इसको। ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान। अब ये कितना बच्चा हुआ था सारा। ठीक है, ये जी म्यूट कीजिएगा। हाँ जी, अब ये कितना बचा हुआ है सारा, ये वाला, ये मैसूर की बंगाल के ऊपर कब्जा हो चुका है। ठीक है, ये सारा विलियम मनरो के नाम पे। ठीक है, ओके हो गया जी, विलियम मनरो के नाम पे है जी। अच्छा, ये सारा जो है ना ये मैसूर था। अब जो है बंगाल की और उसकी आपस में हो चुकी थी लड़ाई, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर हो चुकी थी बंगाल में। और वहां पे भी जो है ये अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, क्योंकि बंगाल इस साइड पे था, ये मैसूर था। अब इसको अगर फतह करते हैं, क्योंकि ये आए तो समुद्री रास्ते से थे, अब मैसूर को फतह करते हैं तो इनके लिए आसान हो जाता है दिल्ली तक पहुंचना। तो फिर क्या होता है कि एंग्लो मैसूर वार होती है। मैसूर किसके अंडर था, मैसूर बेसिकली हैदर के अंदर था। मैसूर का बादशाह कौन था, हैदर अली था, ये टीपू सुल्तान का बाप था। अब हैदर अली का जो टेन्योर है वो 1761 से 1782 है।
ये हुक्मरान था, यानी कि 1761 से 1782। अब जो मैसूर थी डायनेस्टी, वो 1700 जो है एंग्लो मैसूर वार्स, ये चार मैसूर वार्स हुई थी, 1767 से हुई थी, ठीक है, चार हुई थी। अब ये टीपू सुल्तान का बादशाह था। टीपू सुल्तान का असल नाम क्या था? फतेह अली था। ये 1782 से 1799 तक रहा हुक्मरान, और इसका बाप 1761 से 1782 तक रहा था। चार जंगें हुई थी एंग्लो मैसूर वार्स की आपस में, ये हम देखते हैं। अब इनके बाद एंड में कंट्रोल किसके पास आ गया था? ब्रिटिश के पास आ गया था। हम इनको देखते हैं वार्स को। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, पहली एंग्लो मैसूर वार, इसमें से जो जिसका क्वेश्चन पूछता है मैं बताता जाऊंगा आपको। पहली जो एंग्लो मैसूर वार हुई थी वो 1767 में हुई थी, 1769 तक 2 साल रही थी। 2 साल रही थी। किस ट्रीटी के तहत ये खत्म हुई थी? ये ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत खत्म हुई थी। इसमें हैदर अली को जो है ना कामयाबी होती है। किसके दरमियान हुई थी जी? हैदर अली के दरमियान और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश के दरमियान हुई थी। इसमें इसका नाम नहीं जिक्र किया गया, ना पूछा जाता है पेपर में, लेकिन सेकंड का पूछा जाता है जी। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर किस किस के दरमियान हुई थी, उनके नाम भी पूछ लेता है। तो ये इसमें से तीन क्वेश्चन बनते हैं। ट्रीटी ऑफ मद्रास के जरिए ये खत्म हुई 1767 से 1769 में, हैदर अली और ब्रिटिश अंपायर के दरमियान हुई थी। उसके बाद जी सेकंड हुई, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है मुआहदा हुआ ये मद्रास के अंदर, कि जी ब्रिटिश जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा, ट्रेड के पर्पज से चल रहा है ठीक है, लेकिन मुदाखलत नहीं करेगा। लेकिन इसने क्या किया, ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, मुआहदा तोड़ा, जिसकी वजह से सेकंड मैसूर वार हुई थी। 1780 में हुई, ठीक 1 साल बाद इन्होंने मुआहदा किया। 1780 1784 तक रही, 4 साल चलती रही। अब इसके अंदर कौन था? इसके अंदर जो है पहले ये किसके के दरमियान इसको सपोर्ट किया था, उधर से ब्रिटिश कमांडर था आयर कोर्ट। आयर कोर्ट था हैदर में हैदर अली साहब की शहादत हो जाती, इनकी जगह कमांडर टीपू सुल्तान करते हैं, और फिर टीपू सुल्तान इसके खिलाफ लड़ते हैं। बताइएगा। ये बताइएगा भाई, सारी है। अब बताइएगा, अब आ रही है। जी, अच्छा मैं बता रहा था, जो सेकंड एंग्लो मैसूर वार है ये 1700, जो ट्रीटी ऑफ मद्रास से, तो हैदर अली जो हैदर अली थे उन्होंने हमला किया, और उधर से कौन था ब्रिटिश की तरफ से? आयर कॉर था कमांडर। और इसमें 1782 के अंदर जो हैदर अली थे उनकी शहादत हो जाती है, डेथ होती है। उनकी जगह टीपू सुल्तान साहब लेते हैं, वो लड़ते हैं। और ये जो है वार एंड होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के नतीजे में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब होती है पूछा जाता है जी, 11 मार्च 1784 में हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और पहली बार जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर रॉकेट अंदर जो है इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद दस्ती बम इस्तेमाल किए गए थे। उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ये 1790 में होती है। फिर 6 साल बाद होती है, 17 2 साल रहती है।
और इसके खिलाफ होती है, ब्रिटिश के खिलाफ होती है, और उस टाइम होता है कॉर्नवेलिस होता है, कॉर्नवेलिस होता है, उसके दरमियान हुई थी, ठीक है। तो ये होता है। अब क्यों कर रहा होता है फ्रांस? क्योंकि फ्रांसीसी, ब्रिटिश, और क्योंकि जंग चल रही होती है सारी, किसकी ये चल रही होती है? ट्रेड की। फ्रांस सपोर्ट करता है किसको? ये करता है टीपू सुल्तान और हैदर अली को सपोर्ट करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है जी? ट्रीटी ऑफ श्रिंगमपट्टम के नतीजे में, जो कि 18 मार्च 1792 को होती है, और ये जंग 3 साल रही थी, 90 से। और इसके अंदर जो है ना, टीपू सुल्तान को बहुत नुकसान ने हार चुके। उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होती है। ये 1798 में शुरू होती है और 1799 एक साल रहती है। और टीपू सुल्तान के दरमियान उधर से कौन होता है अलायंस? फ्रांस हो टीपू सुल्तान का, और इधर से ब्रिटिश होता है। इसमें क्या होता है? फ्रांस कहता है जी हम आपके पास आ रहे हैं मदद के लिए, लेकिन ये रास्ते में होते हैं, क्योंकि समुद्री सपोर्ट होती है इनको। तो इस तरह टीपू सुल्तान की क्या होती है? शिकस्त हो जाती है और शहादत होती है। अब ये पूछा जाता है जी, टीपू सुल्तान की मदद किसने की थी? नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट इसने की थी। हाँ जी, यहां तक बताइएगा ओके है? एग्लो मैसूर वार। जी, सादक के बारे में देखते हैं। मीर सादक कौन था? मीर सादक जो है, ये भी बेसिकली जो है टीपू सुल्तान का भी रिलेटिव था, और जाफिर का जो है ये पोता था। दी थी, मतलब कि गद्दारी की थी, सॉरी, जिसे गद्दारी की थी। अब ये क्या था बेसिकली? था, इसकी फौज के अंदर जो बरूद खाना था उसका ये इंचार्ज था। अब इसको क्या किया जाता है? ये क्या करता है जी, जब उधर से हमला करने आ रहे होते हैं, ये फोर्थ एंग्लो वार थी, उसके अंदर इधर से क्या करता है जी, ये बरूद खाने का दरवाजा बंद कर लेता है अंदर से। सुबह जब इन्होंने निकलना होता है, इसने, टीपू सुल्तान और उसकी फौजों ने, तो ये क्या करता है, रात को बरूद खाने में पानी छोड़ देता है ये, ताकि कोई असला ही ना लेने जाए। और सुबह जब होती है तो फिर क्या करता है कि ये कहता है जी, कले को अंदर से, जहाँ पे इनकी फौज होती है, तो वहां से एक अंदर से बंद कर लेता है, और कहता है जी सुल्तान ने कहा है कि आपको तनख्वाह जो है ना डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो वहां तनख्वाह डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दे। अब क्या होता है, जिसके टीपू सुल्तान के साथ कितने लोग रह जाते हैं? 30 होते हैं जो इसके साथ बाहर निकलते हैं, और ये अंदर से किले को बंद कर लेते हैं, और टीपू सुल्तान वापस नहीं आ सकते। और ये दिन तक जो है ना ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते रहे थे। और तब जो है ना टीपू सुल्तान ने ये कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। इस तरह 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत पूछा जाता है कब हुई थी? 1799 में। अब जब टीपू सुल्तान बहुत बड़ा खिलाफ पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से सिख भी यहाँ पे क्या करते हैं, कदम जमाना। इस खिते में अंग्रेज तो आ रहे होते हैं, सिख भी यहाँ पे रह रहे होते हैं, वो भी क्या करते हैं, कब्जा करना शुरू कर देते हैं, कदम जमाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद फ्रेजी मूवमेंट, इसको देख लीजिएगा। वैसे आना तो ये पॉइंट आगे चाहिए था, बट आप देखते जाए इसको। फ्रेजी मूवमेंट बेसिकली शुरू की गई थी
हमला किया था बरसगीर के ऊपर, और ऐसा ऐसा बैसोर और इनकी तुम के ऊपर कब्जा करना शुरू किया था। तो इस्लाम की सर बुलंदी के लिए तहरीक शुरू की गई थी, इस्लाम के सर्वाइवल के लिए, जिसको क्या कहा जाता है, फ्रेजी मूवमेंट कहा जाता है। शुरू की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने 1819 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, 1819 साहब ने की थी। आज सिख डायनेस्टी देखते हैं, सिख के जो है ना कुछ रूलर और इनकी वार्स देख लेते हैं। ठीक है, बहादुर शाह जफर से पहले पहले हम देखते हैं, ये कर लेते हैं इनकी वार्स और सिख। अब सिख जो है, सिख आपने उसके अंदर सर काफी सर काफी नमाज का टाइम हो गया। जैसे कि है मुझे सिख का, आप कहते हैं कहां से शुरू करें? जी सर। बाकी क्या कहते हैं, बाकी बताओ। चले, ठीक है।